नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये कंबाला है, भैंसा दौड़ है। ये कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कर्नाटक के अलग अलग जिलों में किया जाता है। इस बार बेंगलुरु में भी इसे आयोजित किया गया है। यह हैप्पी सीडर मशीन है। हैप्पी सीडर मशीन, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि पुआल के रहते हुए भी ये गेहूं की बुआई कर देता है सीडिंग करके। तो ये इसकी खासियत, इसके बारे में जानेंगे। नीचे INS सूरत है, इसके बारे में जानेंगे। ये नीचे है ऊसू विश्व चैंपियनशिप गेम। ऊसू एक मार्शल आर्ट गेम है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। पहली न्यूज दिया है कंबाला। कंबाला एक भैंस या भैंसा दौड़ है। पारंपरिक रूप से भैंस दौड़ है। एक कंबाला पहली बार इसे बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। कंबाला एक भैंस दौड़ है जो सर्दियों के महीनों में इसे स्टार्ट किया जाता है। कर्नाटक का जो तटीय जिला है, जिसका एक उडुपी जिला है और दक्षिण कन्नड़ जिला है, इन जिलों में पारंपरिक तौर पर इसे आयोजित किया जाता है जब किसान अपनी धान की फसल काट लेते हैं। फसल काटने के बाद इसे स्टार्ट करते हैं। जो फसल खेती है, धान की खेती, वो कीचड़ होता है और पानी होता है। उसी में एक लाइन से ये लोग एक जोड़े भैंस को दौड़ाते हैं, और जो एक पीछे धावक होता है ये भी इसे कंट्रोल करने के लिए रहता है, और बहुत तेज़ी से दौड़ाते हैं। ये जो रेस अधिक तेज़ी से निकालता है वो इसका विजेता होता है। और उसके साथ साथ ये जो छींटा, पानी की छींटे या कीचड़ के छींटे पड़ रहा है ना, जितना ज़्यादा कीचड़ या छींटे का उछाल होगा, जितने अधिक लोगों के पास पड़ेगा, इस आधार पर भी विजेताओं को घोषित किया जाता है। ये कंबाला धावक कंबाला चैंपियनशिप है, चैंपियन होती है, राउंड होती है। इसे कोलू कहा जाता है। जो पानी की छींटे मारते हैं, तो पानी छींटे मारने को ही कोलू कहते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ध्यान रखिएगा, जो कंबाला भैंसा दौड़ है कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हाल में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया। पहले तो ये इसे उडुपी जिले और दक्षिण कन्नड़ जिले में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मलेरिया रोग के बारे में दिया है। हाल ही में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जो पूर्वी अफ्रीका है उसमें एल नीनो के प्रभाव के कारण जो मलेरिया का संक्रमण है, इसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। तो आइए एल नीनो के बारे में भी जानेंगे, मलेरिया के बारे में भी जानेंगे, और मैप भी देखते हैं। सबसे पहले मलेरिया के बारे में देख लेते हैं। मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है। यह रक्त में फैल जाता है। इसमें एक परजीवी होती है मच्छरों में, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। इसी के कारण होता है। मुख्य रूप से अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, एशिया का जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। इसे रोका भी जा सकता है, इसका इलाज भी संभव है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वर्ल्ड मैप को देखते हैं। ये है पूर्वी अफ्रीका। यहाँ पर मलेरिया बढ़ने की संभावनाएं क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल नीनो के प्रभाव के कारण यहाँ पर भारी बारिश हुई है। अब भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने की वजह से कीचड़ और पानी रुकना जगह जगह स्टार्ट हुआ है। यहाँ से जो मलेरिया है ये बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ गई है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एल नीनो है क्या। एल नीनो एक प्रशांत महासागरीय घटना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधे बन जाता है कि जो एल नीनो है यह एक हिंद महासागरीय घटना है। नहीं, ये प्रशांत महासागरीय घटना है। ये दक्षिण अमेरिका का एक पेरू राज्य देश है। इसके तट पर से जो टेम्परेचर्स होता है ये हाई हो जाता है, तो यहाँ का जो पानी है वाष्पीकरण होकर यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो वैसे तो जो जल है, जल का फ्लो अमेरिका से एशिया की तरफ होता है। एल नीनो के प्रभाव के कारण से जो जल का फ्लो है तो ये इधर के होना शुरू कर देता है, यानी एशिया से अमेरिका की तरफ होना शुरू कर देता है। तो ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं एल नीनो की घटना। वहीं जब एल नीनो की घटना होती है तो ये जो भारत और उसके बाद ये एशिया का रीजन है, ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ पर जनरली तो ये सूखा पड़ जाता है। लेकिन एल नीनो के साथ साथ जब इंडियन ओशन डाइपोल्स होता है उसमें जब पॉजिटिव साइन लग जाता है तो ये भारत रीजन और जो पूर्वी अफ्रीका और अरब सागर का तट है यहाँ पर भारी बारिश होती है। तो इस कारण से यहाँ पर बाढ़ आ गई है, जिसके कारण एल नीनो। ये मलेरिया मैक्सिमम जो फैलती है, कहाँ पर फैलती है? उष्णकटिबंधीय रेंज और उपोष्णकटिबंधीय रेंज, यानी कि जो यहाँ पर देखिए ये उष्णकटिबंधीय रीजन है। अब फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय रीजन मतलब कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इन दोनों के बीच में जो एरिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच में आती है। और वहीं 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में नीचे और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में नीचे, ये जो रीजन है ये आता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इन सब रीजनों में ये जो मलेरिया है फैलती है। तो आइए इसके लक्षण के बारे में जानते हैं मलेरिया के, और उसके बाद ये फैलता कैसे है। लक्षण आमतौर पर जिसको संक्रमित मच्छर काट लेता है उसके 10 से 15 दिन के बाद
उसको लक्षण यानी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बुखार होगा, थकान होगी, उल्टी होगी और सिर दर्द होगी। गंभीर मामलों में तो पीलिया के दौरे, कोमा या मृत्यु जैसे कारण भी बनते हैं, मृत्यु जैसे कारण भी बन जाते हैं। परजीवी संक्रमित माजा एनोफ्लीज मच्छर है, ध्यान रखिएगा, जो मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया फैलती है उसका नाम है एनोफ्लीज। वहीं जो डेंगू वाला मच्छर है उसे बोलते हैं एजिप्टी बोला जाता है, एडीज एजिप्टी मच्छर बोला जाता है, जो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं जो मलेरिया के लिए है इसका नाम है एनोफ्लीज मच्छर, इसके काटने से फैलता है। 5 प्रकार की परजीवी प्रजातियां इसकी पाई जाती है जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती है। तो जो 2 सबसे खतरनाक है उस प्रजाति का नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस, मच्छरों की प्रजातियां हैं, और दूसरी है प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये सबसे खतरनाक 2 प्रजातियां हैं जिसके कारण से अधिक से मलेरिया फैलती है। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? रोकथाम वही कर सकते हैं, अगर जहां मलेरिया का प्रकोप है मच्छरदानी लगाकर सोइए। शाम होते ही आप मच्छर निरोधक जो पेस्ट होता है उसे लगाकर सोइए, जैसे DET, उसके बाद IR 35 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्राडिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल जला सकते हैं, सुरक्षात्मक कपड़े पहन सकते हैं, विंडो जो है उसको स्क्रीन ढक कर रह सकते हैं। इसका इलाज संभव है। इसके इलाज के लिए एक दवा है, आर्टिमिसिनिन नामक आधारित दवा है जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। ये सबसे प्रभावी दवा है जिसका नाम है आर्टेमेथर्स ल्यूमफैट्रिन्स। ये दवा सबसे ज़्यादा प्रभावी है। हालांकि जहाँ पर उपचार इसका आसानी से उपलब्ध नहीं है, संक्रमण बढ़ गया है, तो जो क्लोरोक्विन नामक दवा है इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जो कोविड-19 है इस दवा चर्चा में रही है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था कोविड-19 के दौरान। और भी है, पी विवैक्स है, पी वोले है, परजीवी संक्रमण को पुनरावृत्ति से रोकने के लिए इस दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बार बार मलेरिया आपको दोहरा रहा है इसके लिए पी वोलेस और उसका पी विवैक्स जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में दिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक हाल ही में पूरे दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है 323 दर्ज किया गया है। यानी कि अगर इसे कैटेगरी वाइज देखा जाए तो बहुत ही खराब कंडीशन है। दिल्ली की राजधानी में वायु गुणवत्ता का जो स्तर है बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। तो आइए वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में देखेंगे। यह एक संख्या आधारित सूचकांक है। इसमें जो सरकारी एजेंसियां होती है इसका इस्तेमाल जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसको 5-6 कैटेगरियों में बांटा गया है। जैसे कि अगर कंडीशन अच्छा है, नंबर अच्छा है तो उसको अच्छा, फिर संतोषजनक, मध्यम, प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। सबसे खतरनाक गंभीर। तो दिल्ली को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? बहुत ही खराब कंडीशन में रखा गया है। और भी इसके बारे में 8 प्रदूषक है जो जनरली वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जिसका नाम है पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी PM10, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ओजोन, फिर उसके बाद अमोनियम NH3, फिर उसके बाद लेड, सीसा। ये सब 8 हैं जो वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद CH4 क्या ये वायु प्रदूषक है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, ये वायु प्रदूषक नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे क्वेश्चन फंसाकर पूछा जाता है। तो ये था इसके बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया है दिल्ली, एक कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे दिल्ली में यह ज़्यादातर हल्के भारी वाहन या यातायात उत्सर्जन के कारण सड़क की धूल, हीटिंग्स और खाना पकाने के लिए जो ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब वजहों से दिल्ली में वायु प्रदूषण अधिक होता है। थर्मल पावर प्लांट जलाना, डीजल जनरेटेड निर्माण, छोटे पैमाने पर स्थानीय उद्योग, ये सब दिल्ली के लिए है। और अगल बगल जो पराली जला दी जाती है उसके कारण भी दिल्ली में ठंडी में खासकर प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है। सरकार द्वारा पहल क्या की गई है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि 17 सितंबर 2014 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक मानक। इसके द्वारा तय किया जाता है। यह पहल स्वच्छ संस्कृति को बढ़ावा देता है और उसके साथ साथ जो सरकार का मिशन है उसको भी प्रमोट करता है, यानी आगे बढ़ावा देता रहता है। आगे इसके बारे में राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम भी चलाया गया था जो 240 शहरों को कवर करता है।
कि कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया गया है किसको, राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम इसे स्टार्ट किया गया है। सफर नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है वायु गुणवत्ता और मौसम की जानकारी, मौसम से संबंधित पूर्वानुमान के लिए। प्लस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो BS4 होता है, BS6 जैसे स्टैंडर्ड मानक की गाड़ियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लस उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो यानी कि बैटरी और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन है, उस पर जोर दिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपातकालीन यानी कि तत्काल उसको राहत पाने के लिए जो ऑड इवन फार्मूला है उसे दिल्ली में लागू किया गया है। यह ऑड इवन फार्मूला क्या है, जैसे कि किसी गाड़ी का नंबर है 250, किसी गाड़ी का नंबर है 251, किसी गाड़ी का नंबर है 250, किसी का 51 है। तो ये जो 250 है ये तो हो गया इवन नंबर्स यानी कि सम नंबर हो गया। फिर उसके बाद जो 251 है ये हो गया ऑड नंबर्स यानी कि ऑड नंबर हो गया यानी विषम नंबर्स। तो कुछ दिन 3 दिन ऑड नंबर चलेगा, 3 दिन इवन नंबर चलेगा। इससे जो गाड़ियों की संख्या है ये कम हो जाएगी, गाड़ियों की जो संख्या है ये कम हो जाएगी रोड पर। तो और उसके बाद जो टर्बो हैप्पी सीडर मशीन है इस पर किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है भारी मात्रा में। तो पहले आइए जान लेते हैं जो टर्बो हैप्पी सीडर मशीन है ये क्या करती है। यहाँ पर देखिए नीचे पुआल है, घास और पुआल है, ऊपर से धान काट दिया गया है। इस पराली को खेत में ही जला दिया जाता है, लेकिन जो हैप्पी सीडर मशीन है इसमें गेहूं डालते हैं और गेहूं डालने के बाद ये जमीन में अंदर जमीन में खुदाई करके धीरे धीरे गेहूं को अंदर जमीन में बो देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो पराली है खेत के अंदर सड़ती है तो बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी मात्रा में जैविक खाद भी बनाती है, जो गेहूं की उपज है वो भी बढ़ जाती है। प्लस उसके बाद जो जीरो टिलेज की फार्मूला चल रहा है, मतलब कि कम जुताई का जो फार्मूला चल रहा है कि अगर आप अपनी खेती को कम से कम जुताई करते हैं तो जैसे आपका जो खेत है उसका जो उर्वर क्षमता है वो आपकी बरकरार रहती है। ये इस्तेमाल करते हैं, ये हैप्पी सीडर्स मशीन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी चर्चा में क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है हाल ही में बिहार में नक्सल संबंधित इनपुट्स के बाद कैमूर, गया, औरंगाबाद इन जिलों में छापेमारी की है। कैमूर के नक्सल प्रभावित औधरा इलाके में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान 3 संदिग्ध और उसके बाद जो माओवादी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध माओवादियों को गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में। यह NIA बोलते हैं, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका स्थापना 2008 में हुआ था। 2008 में एक अधिनियम पारित किया गया था। 31/12/2008 को एक अधिनियम पारित किया गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम। इसके द्वारा 2008 में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था। जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, तो उसी के बाद ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाई गई थी। ये किसके तहत कार्य करती है, जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उसके तहत कार्य करती है। इसका जो हेडक्वार्टर्स मुख्यालय है न्यू दिल्ली है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। यह अपराधों की जांच करता है, मुकदमा चलाने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी है। और भी इसके बारे में दिया है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को बरकरार रखने के लिए और भी बाहरी देशों यानी विदेशों से जो रिश्ते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए ये काम करती है। टेरर और नक्सली प्रवाहित भारतीय मुद्रा तस्करी इन सब सारी चीज़ को रोकने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसका उद्देश्य यही है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू कराना भी है। केंद्रीय स्तर पर यह एजेंसी को 2008 में मुंबई जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट है INS सूरत के बारे में दिया है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत है यानी वारशिप INS सूरत। हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। इसके पृष्ठभूमि में बात करें तो भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी निर्माणाधीन निर्देशित मिसाइल है, विध्वंसक मिसाइल है। इसका अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार की उपस्थिति में किया जाएगा। सूरत शहर में आयोजित होने वाला है। इसका नामकरण पहले तो इसे निर्मित किसके द्वारा किया गया है, इसका निर्माण किया गया है मझगांव डाक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका नामकरण सूरत की जो वाणिज्यिक राजधानी है, गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी सूरत है, इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। हालांकि गुजरात की जो प्रशासनिक राजधानी है वो तो गांधी नगर है। इसे INS जो सूरत है इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत
4 वारशिप डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जो चौथा लास्ट जो है INS सूरत है। INS सूरत यानी चौथा लास्ट है। इसके और भी देखते हैं, ये देखिए ये है INS सूरत। इसकी थोड़ी और क्वालिटी के बारे में बात किया जाए और उसके बाद देखा जाए, ये प्रोजेक्ट बी के तहत जो बनाई जा रही है नेक्स्ट जनरेशन का, अगली पीढ़ी का, ये स्टील्स निर्देशित यानी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक निर्माण पोत है। इसके तहत जो प्रोजेक्ट 15B है, इसके तहत जो और भी मिसाइलें वारशिप बनाए गए हैं, जिसमें INS विशाखापत्तनम पहला है, फिर उसके बाद सेकंड है INS मोर्मुगाओ है, तीसरा है INS इम्फाल और चौथा कौन सा है INS सूरत। ये था युद्धपोत के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, गुरु तेग बहादुर के बारे में दिया है। प्रतिवर्ष हर साल 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद नहीं, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तेग बहादुर को उनकी तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता है। तपस्वी स्वभाव के कारण उन्हें त्यागमल कहा जाता है और विभाजनकारी प्रथाओं के खिलाफ और आस्था को लेकर एकता पर जोर देने की उनकी जो शिक्षा है, उसको उत्तर भारत में व्यापक रूप से इसकी मान्यता मिला हुआ है। उनकी यात्राएं ढाका, पुरी जैसे दूर दराज स्थानों में यात्रा की थी। उन्हें निडरता और एकता के संदेश को फैलाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान उनसे जब उनका टकराव हुआ था तो औरंगजेब द्वारा इनकी मृत्यु यानी कि उन्हें फांसी दे दी गई थी 24 नवंबर 1675 को। तो 24 नवंबर 1675 को जब इनकी मृत्यु हुई थी, उन्हीं के पुण्यतिथि के उन्हीं की शहादत के तौर पर शहीदी दिवस हर साल 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप। ये जो 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप है, हाल ही में फोर्ट वर्थ टेक्सास यानी अमेरिका में संपन्न हुआ था। इसको संपन्न किसके द्वारा किया गया है, इसका आयोजक कौन है, जिसके द्वारा आयोजन इसका किया गया, अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ है। उसके तत्वावधान के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का वुशु कुंफू महासंघ है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो वुशु के बारे में जानते हैं। वुशु है क्या? वुशु एक मार्शल आर्ट है, यानी कि एक पारंपरिक युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी। विभिन्न रूपों एवं शैलियों को समाहित ये करता है। युद्ध एवं आत्मरक्षा कला है जो अपने आप को डिसिप्लिन करता है युद्ध के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए। भारत में जो हुआ था 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप, पहले लोकेशन कहाँ है? फोर्ट वर्थ टेक्सास यानी अमेरिका में हुआ था। अब भारत में इसमें प्रदर्शन अच्छा कौन किया था? रोसी बीना देवी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, जो सिल्वर मेडल लाई थी। उसके बाद कुशल कुमार ने कांस्य यानी ब्रोंज मेडल लाए थे। फिर छवि के द्वारा भी कांस्य यानी ब्रोंज मेडल लाया गया था। यह है वुशु चैंपियनशिप। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।